नमस्कार। अब बात करेंगे मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी, जिसमें हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी और डायबिटीज इन प्रेगनेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फोरमोस्ट माने जाते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहते हैं ना, एक सारांश पहले ही देना चाहता हूं। इसको अगर हम समझ जाएं तो हमारे इंडिविजुअल डिसऑर्डर्स को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी कैसे प्रेजेंट करता है मैं ये बताना चाहता हूं। चलिए, अगर किसी लड़की को जो मान लीजिए 15 साल की है, वो 15 साल की उम्र में उसे अगर ब्लड प्रेशर हाई है और वो जब 30 साल की होती है और उसको प्रेगनेंसी होती है, तो उसकी प्रेगनेंसी में कौन सा हाइपरटेंशन है? उसकी प्रेगनेंसी में क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। यह भी हो सकता है कि कोई 25 साल की स्त्री पहली बार गर्भवती होती है और जब वो पहली बार गर्भवती होती है और उसको इससे पहले कभी भी ब्लड प्रेशर हाई नहीं था और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान उसको 20 हफ्ते के बाद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसे बोला जाता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन दो प्रकार का हो सकता है। एक हाइपरटेंशन जो उसको पहले से ही था किसी वजह से, मान लीजिए एसेंशियल हाइपरटेंशन की वजह से, या फिर वो हाइपरटेंशन जो पहली बार प्रेगनेंसी में ही शुरू हुआ, जैसे कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। उसी प्रकार डायबिटीज में भी हम ऐसी कहते हैं कि कोई 10 साल की लड़की, शायद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस की एक पेशेंट थी 10 साल की उम्र में ही, जब वो 25 साल की गर्भवती एक महिला बनती है, उस टाइम पे उसको कौन सी डायबिटीज है? उसको है ओवर डायबिटीज या प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज। अब वो एक प्रेग्नेंट महिला है। यह भी हो सकता है कि कोई 30 साल की औरत पहली बार जब प्रेग्नेंट होती है, उससे पहले उसे कभी डायबिटीज नहीं थी और प्रेगनेंसी के दौरान 24 हफ्ते के बाद उसकी शुगर हाई होती है, तो उसे बोला जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। तो हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज पहले से भी हो सकती हैं या पहली बार प्रेगनेंसी में आ सकती हैं। इस डिस्टिंक्शन को करने का महत्व क्या है? क्यों हम देखिए, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी चाहे क्रॉनिक हो चाहे जेस्टेशन हो, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज प्रेगनेंसी या प्री एग्जिस्टिंग हो या जेस्टेशन हो, मैनेजमेंट एक ही है। इन दोनों में लेबेटालॉल ड्रग ऑफ चॉइस है, इन दोनों में ड्रग ऑफ चॉइस इंसुलिन में। पर अगर हमें ये ड्रग्स कोई विपरीत नहीं देने हैं, तो ये हम डिस्टिंक्शन क्यों कर रहे हैं? बस इतना समझ जाइए कि अगर क्रॉनिक डिजीज प्रेजेंस इन प्रेगनेंसी, चाहे हाइपरटेंशन या डायबिटीज, उसका प्रोग्नोसिस बहुत बुरा होता है। ये पेशेंट प्रेगनेंसी में बच्चे के साथ अपनी हालत को बहुत बुरा कर सकता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांस है कि इंट्रा-यूट्राइन फीटल डेथ भी हो जाए। तो इसलिए याद रखिए कि डिस्टिंक्शन करना जरूरी है, क्योंकि प्रोग्नोसिस क्रॉनिक हाइपरटेंशन या क्रॉनिक डायबिटीज इन प्रेगनेंसी विल बी वर्स देन जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। इतना याद रखेंगे। और ये डेफिनेशन में यहीं पे आपको थोड़ा सा दिखा दिया है। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं इंडिविजुअली। तो देखते हैं पहले हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी को। हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी कैसे प्रेजेंट कर सकती है? बीपी पहली बार प्रेगनेंसी में हाई था, इससे पहले पेशेंट हमेशा नॉर्मोटेंसिव थी, और कब हाई हुआ है? 20 हफ्ते के बाद हाई है, और कम से कम 2 बार। मान लीजिए सुबह 9 बजे पेशेंट आई और उसका बीपी हाई है, हो सकता है कि अस्पताल का माहौल देख के, ओपीडी में आके, डॉक्टर्स को देख के, कई बार हमारी शक्ल पसंद नहीं आती पेशेंट को, तो उसका बीपी थोड़ा बढ़ गया। पर 6 घंटे के बाद फिर से देखिए, अगर वो बीपी अभी भी हाई है तो वो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। और अगर ये कम से कम 2 बार होना चाहिए 6 घंटे के फासले में, अगर हाई है तो इसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोला जाता है। और हम ये जो 5th क्रोटोकॉफ साउंड होती है उसको यूज करते हैं। जो डायस्टोलिक साउंड जब डिसअपेयर हो जाती है, वो वाला बीपी हम लोग लेते हैं। मोर देन 140/90 इन अ प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव वुमन। पहली बार प्रेगनेंसी में बीपी हाई हुआ। अगर इसके साथ पेशेंट को प्रोटीनूरिया हो जाता है, मान लीजिए ये बीपी के साथ अगर प्रोटीन आ जाता है, कितना प्रोटीन? 300 मिलीग्राम इन 24 आवर्स, या फिर मोर देन 1+ इन अ यूरिन डिप्स्टिक इंडिकेटर, या फिर यूरिन प्रोटीन क्रिएटिन रेशियो मोर देन 0.3, 0.2 तक नॉर्मल होता है यूरिन प्रोटीन क्रिएटिन रेशियो। अगर 0.3 से ज़्यादा हो जाए तो वो एक ज़्यादा सिंपलर टेस्ट होता है। जैसे 24 आवर यूरिन का चक्कर होता है कि पेशेंट को 1-2 डब्बे दे देते हैं हम लोग, उसको पेशेंट 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करके लाती है, फिर हम लोग 24 आवर यूरिन प्रोटीन करते हैं। तो ये जो यूरिन प्रोटीन क्रिएटिन रेशियो है, ये एक साधारण टेस्ट माना जाता है, जिसका हमें एक अच्छा इंडिकेशन मिल जाता है कि पेशेंट को रीनल इंजरी है। तो प्री एक्लैम्सिया को हम लोग PIH भी बोलते हैं, और अब इसको प्री एक्लैम्सिया सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो अगर आप प्री एक्लैम्सिया बोले तो ये काफ़ी अनुकूल होगा, जो हमें अपना डायग्नोसिस के लिए यूज़ करना है टर्म। चलिए, अगर इसके साथ पेशेंट को हो जाता है कन्वल्शन, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक कन्वल्शन, मतलब उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो वो जो कन्वल्शन जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक कन्वल्शन होता है, तो उसे फिर हम एक्लैम्सिया बोलते हैं।
अब याद रखिए कि ये हाइपरटेंशन की वजह से उसे दौरे पड़ रहे हैं तो उसे एक्लैम्सिया बोला जाता है। वैसे एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी भी प्रेजेंट हो सकती है, एपिलेप्सी में भी दौरे पड़ते हैं। सो दौरे पड़ना, कन्वल्शन होना एक सिम्टम है, तो वो हाइपरटेंशन से भी हो सकता है। एपिलेप्सी मतलब ब्रेन में कोई ट्यूमर हो या कभी इंजरी हुई हो या सिस्टिक सर्कोसिस है, उससे भी कन्वल्शन हो सकता है। तो प्लीज याद रखिएगा कि हर कन्वल्शन का मैनेजमेंट मैक्सेल्फ नहीं होता है। कन्वल्शन बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, उसका ड्रग ऑफ चॉइस मैक्सेल्फ है। एपिलेप्सी का क्वेश्चन अगर आए तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस आपको पता है लैमोट्रिजिन है। ठीक है, गड़बड़ मत करना, हम एक्लैम्सिया की बात कर रहे हैं, बीपी की वजह से कन्वल्शन। और क्या हो सकता है हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी का प्रेजेंटेशन? क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो सकता है कि उसको पहले से ही हाइपरटेंशन था, क्योंकि उसे कोई पुरानी बीमारी है जैसे एसेंशियल हाइपरटेंशन, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या कोई फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से। अब एक और टाइप का हाइपरटेंशन है जो प्रेगनेंसी में प्रेजेंट कर सकता है, वो है एक्यूट ऑन क्रॉनिक हाइपरटेंशन। इसमें ऐसा है कि पेशेंट पहले से हाइपरटेंसिव है, 15 साल की लड़की थी, उसको बीपी हाई था, कोई टैबलेट ले रही थी। अब वो 30 साल की गर्भवती महिला है, उसको पहले त्रिमाह से ही, मान लीजिए 8 वीक्स में आपके पास आई थी, तभी से उसका बीपी हाई है, वो ऑलरेडी कोई दवाई ले रही है, आपने उसे लेबेटोलॉल पे चेंज कर दिया, उसको पहले से ही 8 हफ्ते से ही उसका बीपी आपने ओपीडी में देखा हाई है। अब 20वें हफ्ते पे जब वो आती है या 22वें 24वें हफ्ते पे आती है, उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ने लगता है। अब आप कहते हैं इससे सुपर एडेड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो गया है। आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है? आप देखेंगे कि उसे वर्सनिंग ब्लड प्रेशर हुआ, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया 20 हफ्ते के बाद, और न्यू ऑनसेट प्रोटीनूरिया। जनरली देखा गया है कि हाइपरटेंशन किसी भी महिला को या पुरुष को हो तो प्रोटीनूरिया होना एक बहुत क्रॉनिक एंड स्टेज रीनल डिजीज में होता है। मतलब जवान लोगों में प्रोटीनूरिया इतनी जल्दी नहीं होता बीपी की वजह से। अब ये जवान औरत है, 30 साल की औरत है, इससे पहले तो जो ब्लड प्रेशर था उससे प्रोटीनूरिया नहीं था। अब 20 हफ्ते जब उसका गर्भ अवस्था का 20वां हफ्ता चल रहा था, उस गर्भ अवस्था में 20वें हफ्ते के बाद उसको प्रोटीनूरिया शुरू हुआ। कहने का मतलब है कि इसे अब जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो रहा है, बिकॉज अब प्रोटीनूरिया शुरू हो गया। तो इसलिए न्यू ऑनसेट प्रोटीनूरिया, प्लेटलेट्स अब गिरने शुरू हो गए। साधारण हाइपरटेंशन में मेरे को और आपको कभी भी लो प्लेटलेट्स नहीं होगा, पर इसके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं 1 लाख से नीचे। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आ चुका है नीट में कि लेस देन 75,000 होता है कि लेस देन 1 लाख होता है। लेस देन 1 लाख ड्रॉप, न्यू ऑनसेट प्रोटीनूरिया, क्रिएटिन मोर देन 1.1 and liver enzymes more than twice the normal, this is indication of acute on chronic hypertension। तो ये भी क्वेश्चन आया है। और एक बार बस क्वेश्चन आया था आपके आई थिंक नीट एग्जाम में कि व्हाट इज डेल्टा हाइपरटेंशन। डेल्टा हाइपरटेंशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक डिसऑर्डर है जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर तो एब्सोल्युटली नॉर्मल चल रहा है पूरी प्रेगनेंसी में, 110/80, 100/80, 100/80 चल रहा है शुरुआती प्रेगनेंसी में, 20 हफ्ते पे, 30 हफ्ते पे और 35 हफ्ते पे भी उसका ब्लड प्रेशर अब हो गया है 100/80 था जो पहले, अब वो हो गया है 130/84। अब आखिरी के दिनों में 37 वीक्स में 130/88 चल रहा है। अब मुझे बताइए 130/88 तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, मोर देन 140/90 इज हाई ना। इसका 130/84, 130/88 चल रहा है ब्लड प्रेशर, और इस पेशेंट को कन्वल्शन हो जाता है, इसे एक्लैम्सिया हो जाता है। और आप देखते हैं कि इसे एपिलेप्सी की हिस्ट्री नहीं है, इसे एक्लैम्सिया भी नहीं हो सकता क्योंकि बीपी तो नॉर्मल रेंज में चल रहा है। तो अब आपको देखना है कि शुरुआती ब्लड प्रेशर था 100/60, 90/60, और आखिरले दिनों में प्रेगनेंसी में इसका ब्लड प्रेशर लो रेंज में ही है, लो मतलब हाइपरटेंसिव रेंज में नहीं है, पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर में इट हैज गॉन टू द हायर लेवल। 140/90 नहीं टच किया है, 130/84, 130/88 है, तो नॉर्मल की रेंज में ही है पर हायर नॉर्मल में चला गया है। तो 100/80 से आखिरी दिनों में अगर वो 138/88 हो गया है, जो आपके लिए तो वैसे तो नॉर्मल बीपी है, बट इस पेशेंट के लिए अपने बेसलाइन से हाई हो गया है, इसे बोला जाता है डेल्टा हाइपरटेंशन, जो नॉर्मल रेंज में ही है, बट इसकी वजह से जब ये बीपी नॉर्मल से अगर हायर नॉर्मल चला जाता है, पेशेंट को कई बार कन्वर्शन भी हो जाता है। तो यस, डेल्टा हाइपरटेंशन भी एक एंटिटी है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो ये जब मैं आपको जो पूरी डेफिनेशन बताई उसका एक थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बीपी पहली बार हुआ, और उसके बाद अगर प्रोटीनूरिया हो जाए तो उसको बोलते हैं प्री एक्लैम्सिया, उसके साथ अगर एक्लैम्सिया हो जाए मतलब कन्वल्शन हो जाए तो उसे एक्लैम्सिया बोला जाता है। तो ये हमने अपना रिवीजन कर लिया।
पर एक्लैम्सिया किसी को हो जाए तो उसके बाद पेशेंट को क्या होता है, उसके बाद ही तो सारी प्रॉब्लम है। हम कभी चाहते ही नहीं कि किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो। हाइपरटेंशन हो जाए तो हम बोलते हैं भाई इसे प्री एक्लैम्सिया ना हो, इसको प्रोटीन ना हो जाए, किडनी डैमेज ना हो। अगर प्री एक्लैम्सिया हो गया तो अब हम इसको पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि भाई अब इसको ब्लड प्रेशर की कंट्रोल के लिए दवाइयां बढ़ानी पड़ेंगी। हमारे बेस्ट दवाइयों के बावजूद इस पेशेंट को मान लीजिए 32 हफ्ते पे कन्वल्शन हो जाता है, तो इससे तो बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों, एक्लैम्सिया में ऐसा क्या खराबी है? पेशेंट कन्वल्स कर रहा है। पेशेंट जब कन्वल्स करता है तो सांस नहीं ले पाता है। जब पेशेंट हाइपॉक्सिक होता है तो बच्चा तो और ज़्यादा हाइपॉक्सिक हो जाएगा, और अगर 6-7 बार कन्वल्स कर गई तो बच्चा मर भी सकता है। पेशेंट को लाइफ लॉन्ग हाइपॉक्सिक ब्रेन डैमेज हो सकता है, और पेशेंट खुद भी मर सकती है एक्लैम्सिया की वजह से। तो याद रखिए, अगर किसी को एक्लैम्सिया है तो नेक्स्ट क्या होने वाला है? पेशेंट को हीमोलाइसिस, इंक्रीज लिवर एंजाइम्स, लोअरिंग ऑफ प्लेटलेट्स, वर्सनिंग ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी एडीमा, कॉर्टिकल वीनस थ्रोम्बोसिस, DIC और इवन डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ एक्लैम्सिया। तो ये सबसे बुरी खबर है। एक्लैम्सिया के बाद तो पेशेंट मरेगा अब। तो याद रखिए कि अगर एक्लैम्सिया है तो हम क्या करेंगे। अगर किसी को एक्लैम्सिया है, ये सब होने से पहले याद रखिए उसको दे देंगे मैग्नीशियम सल्फेट फॉर द कंट्रोल ऑफ द कन्वल्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मान लीजिए केवल 30 हफ्ते की गर्भावस्था है और इसको कन्वल्शन हो गया है, आपने मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया है, और क्या करेंगे? फार्माकोलॉजी तो आपने बता दी कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्लैम्प्टिक फिट इज मैग्नीशियम सल्फेट। अरे भाई, ऑब्स्टेट्रिक्स की क्लास है, बताइए ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट क्या है? इस प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, इससे पहले से बीपी हाई कभी था ही नहीं, और इतना हाई हो गया कि ये पेशेंट अभी मरने वाली है, बच्चा भी मरेगा, माँ भी मर सकती है। तो इसलिए इस प्रेगनेंसी की वजह से अगर बीपी हाई था तो इस प्रेगनेंसी को निकाल दीजिए। तो याद रखिए, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे आप लोग कन्वल्शन के लिए, और पेशेंट की डिलीवरी प्लान कर लेंगे। ठीक है, आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते जब किसी को एक्लैम्सिया हो गया हो। बट एक चीज और है जो आप लोग मिस कर जाते हैं, यहाँ पे आपने किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक, जब आप क्लास देख रहे हैं किसी ने नहीं बताया होगा कि इसको लेबेटलॉल भी देनी है। ये अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी, आप फट बोल देंगे, MCQ है, फट से बोल देंगे कि लेबेटलॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। भाई वो कौन सी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है जहां पे लेबेटलॉल देते हैं? यही तो है, एक्लैम्सिया ही तो है वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जहां पे आपको लेबेटलॉल IV देनी है। तो IV लेबेटलॉल ये यहीं पे तो देना है, यही तो वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है जो हम ऑब्स्टेट्रिशियंस को परेशान करती है। तो मैक्सेल्फ IV लेबेटलॉल एंड डू द डिलीवरी। अब डिलीवरी कैसे करनी है वो उस टाइम पे निर्भर करता है। अगर पेशेंट की जो सर्वाइकल ऑस है बहुत टाइटली क्लोज्ड है, हार्ड है, और डिलीवरी होने में टाइम लगेगा तो सिजेरियन कर सकते हैं। मान लीजिए एक्लैम्सिया होता है 36-37 हफ्ते पे और सर्विक्स सॉफ्ट है और खुला हुआ है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि 6-7 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी इंडक्शन में, तो आप नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिजेरियन ही होगा या नॉर्मल ही होगी, वो ऑब्स्टेट्रिशियन का डिसीजन होता है कि पेशेंट किस हालत में है, हम डिसीजन लेते हैं। पर डिलीवरी करना अनिवार्य है अगर एक्लैम्सिया है। तो यहीं पे समझ जाइए, बाकी चैप्टर तो बहुत सरल है। चलिए, ये हो गया जेस्टेशन हाइपरटेंशन, प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया, इसको हम समझ जाएंगे यहीं पे, फिर आगे डिटेल में जाएंगे। एक चीज और बताना चाहता हूं कि किसी को अगर एक्लैम्सिया होता है उससे पहले एक स्टेज होती है जिसमें आपको पता चल जाता है कि पेशेंट फिट थ्रो करने वाला है, क्योंकि आप एक अच्छे ऑब्स्टेट्रिशियन हो। पेशेंट का ब्लड प्रेशर आप दिन में 3 बार देखते हो जब पेशेंट एडमिटेड है, पर आप कुछ साइंस भी देखते रहते हो जिससे पता चलता है इसको कन्वल्शन होने वाला है। वो साइंस क्या है? वो साइंस है नॉशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, एग्जैजरेटेड नी जर्क, ब्लरिंग ऑफ विजन, यहां पे शायद नहीं लिखा है, ब्लरिंग लिख लीजिए आप लोग, ऑफ विजन, रिड्यूस आउटपुट, किडनी का यूरिन का आउटपुट कम है, BP इज मोर देन 110 डायस्टोलिक, प्रोटीनूरिया मोर देन 2 ग्राम्स नाउ। तो ये होता है इमिनेंट एक्लैम्सिया, स्टेज ऑफ वर्सनिंग हाइपरटेंशन। तो प्री एक्लैम्सिया है विच कैन बी नाउ वर्सनिंग। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी को जेस्टेशन हाइपरटेंशन है, फिर प्री एक्लैम्सिया हो गया और फिर एक्लैम्सिया होता है, बट कई बार जो प्री एक्लैम्सिया विच कैन बी नाउ बिकमिंग इमिनेंट एक्लैम्सिया, तो इमिनेंट एक्लैम्सिया की स्टेज में ही पेशेंट को पकड़ लो। भाई उसको कन्वल्शन होके तो आप ये सब करने वाले हो, मैक्सेल्फ लेबेटलॉल एंड डिलीवरी, तो कन्वल्शन मत होने दो ना। आपको पहले पता चल गया कि नीचे एग्जैजरेटेड है और उसका एपिगैस्ट्रिक पेन है उसको, क्योंकि लिवर में एडिमा होता है उसकी वजह से एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, और ब्लरिंग ऑफ विजन पैपिल एडिमा की वजह से होता है। अगर ये सब हो रहा है तो भाई कन्वल्शन होने से पहले ही ये ट्रीटमेंट उसका है, मैग्नीशियम सल्फेट, लेबेटलॉल एंड डिलीवरी। तो याद रखिए, एक्लैम्सिया का तो ये ट्रीटमेंट है, ये तीनों चीजें।
इमिनेंट एक्लैम्सिया मतलब वर्सनिंग हाइपरटेंशन, जिसको एक्लैम्सिया होने वाला है, उसका भी यही मैनेजमेंट है। तो जरूरी नहीं है कि कन्वल्शन हो तभी आप ये डिसीजन लो, कन्वल्शन से पहले इमिनेंट एक्लैम्सिया में भी आप ये डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ईटियोपैथोजेनेसिस देखते हैं कि एक्लैम्सिया क्यों होता है। याद रखिए कि मेन कॉज ऑफ पेशेंट हैविंग हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, जेस्टेशन हाइपरटेंशन इज एबनॉर्मल प्लासेंटा। जो अवल है वो ठीक नहीं बनती है, और अगर अवल ठीक नहीं बनती तो जो खून माँ का बच्चे की तरफ जाता है बच्चे को नरिशमेंट देने के लिए, वो खून कम जाता है, तो मदर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाती है ताकि इन पतली पतली धमनियों में से खून जाए। तो खून अगर नहीं जाएगा, वैसोस्पैज्म होगा प्लाज्मा में, तो बच्चे को नरिशमेंट कम मिलती है, तो मदर अपना बीपी बढ़ाती है इस वैसोस्पैज्म को ओवरकम करने के लिए। तो उसे बोला जाता है वैसोस्पैज्म, जिसकी वजह से बीपी मदर का बढ़ता है ताकि बच्चे को नरिशमेंट मिले। तो वो है पुअर प्लासेंटेशन एक इटियोलॉजी। और नंबर 2 होता है स्टेज 2, जो पीआईएच की इटियोलॉजी में है, वो स्टेज 2 है मैटरनल सिंड्रोम। काफ़ी सारे बायोएनालेट्स हैं जो प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं, जो वैसोस्पैज्म को प्रोमोट करते हैं। तो 2 स्टेजेस हैं इस प्रीएक्लैम्सिया की, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस रैपिड रिवीजन में। तो आइए इस पैथोजेनेसिस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो स्टेज 1 पुअर प्लासेंटेशन की जो पैथोजेनेसिस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्पाइरल आर्टरी से जो खून आता है मदर के यूट्रस में, तो ये जो स्पाइरल आर्टरी से मैटरनल एक पूल बन जाता है, इसमें ये जो विलाई हैं, ये सिंसाइशोट्रोफोब्लास्ट, देखिए ये अंदर घुस रहा है। विलाई मदर, ये जो फीटस की जो विलाई हैं, ये मदर की ब्लड में आती हैं, और इस इंटरफेस पे आपको पता है कि मदर का खून और बच्चे का खून कभी मिलता नहीं है, पर मदर का जो खून का एक पूल है उसमें विलाई घुस जाती हैं, और विलाई नरिशमेंट लेती हैं, ऑक्सीजनेशन लेती हैं, मिनरल्स लेती हैं, ये यहाँ पे होता है। अब आप देखिए ये जितने भी स्पाइरल आर्टरीज हैं, इनमें मसल होती है। ये आर्टरीज का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसमें मसल होता है। तो ये मसल 20 हफ्ते के बाद रिप्लेस हो जाता है बाय ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होता है और रिप्लेसमेंट ऑफ मसल हो जाता है, तो और खून अच्छे से आता है 20 हफ्ते के बाद, और अच्छा परफ्यूजन होता है। ये जो विलाई, इनमें और ज्यादा अच्छा परफ्यूजन होता है। तो ये एक साधारण जो बदलाव है हर 20 हफ्ते के बाद किसी भी गर्भवती महिला के प्लासेंटा में होता है। अगर ये नहीं होगा, देखिए इस सेक्शन में देखिए, ये जो स्पाइरल आर्टरी है, इसमें पुराना जो ढांचा है वही है अभी भी। पुराना जो मसल जो स्पाइरल आर्टरीज में होते हैं वो अभी भी परसिस्ट कर रही है। तो इस स्पाइरल आर्टरी में जहां पे जो एरिया में जो ब्लड देगी उसमें ब्लड कम होगा, तो बच्चे को परफ्यूजन कम होगा। और मान लीजिए प्लास्टिना में बहुत जगह स्पाइरल आर्टरीज में अगर मसल परसिस्ट करती है और मसल लेयर नहीं जाती है, आप समझ सकते हैं कि जहां मसल होगी वहां पे वैसोस्पैज्म होगा, क्योंकि मसल विल रिएक्ट टू एड्रेनालिन, एंजियोटेंसिन, और जब वो होगा तो उसकी वजह से वैसोस्पैज्म होगा, और वैसोस्पैज्म की वजह से इस एरिया में ब्लड अच्छे से नहीं जाएगा। तो अगर ये जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन नॉर्मली होता है वो नहीं होगा, तो देयर विल बी वैसोस्पैज्म, परफ्यूजन बुरा होगा, परफ्यूजन बुरा होगा तो बच्चे को नरिशमेंट नहीं मिलेगा। तो मदर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाती है ताकि यहाँ से ब्लड जा पाए। तो मदर जो ब्लड बढ़ाती है, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, रादर वो बढ़ाती है ताकि ये वैसोस्पैज्म को खोल दे। तो वैसोस्पैज्म याद रखिए इज द मेन इटियोलॉजी में। बार बार जो भी इटियोलॉजी आपको स्टेज 1 स्टेज 2 पढ़ाऊंगा, सब कुछ ले दे के वैसोस्पैज्म करता है, और वैसोस्पैज्म के को ओवरकम करने के लिए, वैसोस्पैज्म के थ्रू ब्लड देने के लिए मदर अपना बीपी बढ़ाती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ये लाइन डायग्राम बना के दिखाया है। ये देखिए जो हमारे ये विलियम्स ऑब्स्टेट्रिक्स से प्रेरित ये एक चित्र है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैटरनल पूल है जो ये काले रंग में बनाया है, और ये विलाई बच्चे की आ रही है, और ये स्पाइरल आर्टरीज हैं। तो अब देखिए ये एंकरिंग विलाई है, इसमें सिंसाइशोट्रोफोब्लास्ट, ये जो फ्रॉन्ट्स हैं सिंसाइशोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट ये जो सेल्स हैं। अब ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये विलाई से बाहर आता है, इसे बोलते हैं विलाई के बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट। और ये एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट फिर चला जाता है इस स्मूथ मसल को रिप्लेस करता है। तो ये सारी चीजें जो वहां लिखी मैं यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूं आपको, सिंसाइशोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एंडोवैस्कुलर एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट, मतलब एंडोवैस्कुलर ब्लड वेसल में आया हुआ एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो विलाई के बाहर एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट है वो एंडोवैस्कुलर एरिया में आके, ये देखिए एंडोवैस्कुलर एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट यहां लिखा है। तो ये जो ब्लड वेसल में आएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसको बोला जाता है एंडोवैस्कुलर एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट। ये सब आपके एग्जाम में आया हुआ है, स्पेशली INICET एग्जाम में, ठीक है।
तो ये जो एंडोवैस्कुलर इन द ब्लड वेसल साइटोट्रोफोब्लास्ट है, वो ब्लड वेसल में आके स्मूथ मसल को रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करेगा तो देखिए धीरे धीरे ये सारी मसल को रिप्लेस कर दिया। अब ये स्पाइरल आर्टरी में मसल है ही नहीं। अगर स्पाइरल आर्टरी में मसल होगी नहीं तो देखिए कितना चौड़ा हो गया ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल की थिकनेस को देखिए और इस ब्लड वेसल की थिकनेस को देखिए। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो ब्लड वेसल मोटा हो जाता है और चौड़ा हो जाता है और उसमें मसल नहीं रहती है, तो बच्चे को परफ्यूजन ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो ये नॉर्मल है। और अगर ये नॉर्मल नहीं होगा, मान लीजिए किसी गर्भवती महिला के प्लास्मा में टर्म पे, फुल टर्म की प्रेगनेंसी पे देखिए, ये अगर जो मसल लेयर है अगर ये परसिस्ट करती है और इसमें मसल का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, तो जाहिर है इसमें खून कम जाएगा, और खून कम जाएगा तो मदर अपना बीपी बढ़ाएगी ताकि इसके थ्रू खून चला जाए। जैसे कि अगर कोई रास्ता बंद होता है, किसी नाली में रास्ते में पानी नहीं जा रहा है नाली के रास्ते में, तो हम पीछे से प्रेशर डालते हैं कि ताकि वो नाली खुल जाए। तो अगर ये रास्ता बंद है तो मदर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाती है ताकि बच्चे को परफ्यूजन मिल जाए। तो वैसोस्पैज्म की वजह से पेशेंट को बीपी बढ़ता है। तो चलिए, ईटोपैथोजेनेसिस। अब मेटर्नल सिंड्रोम क्या है? जो स्टेज 2 होती है। अभी वैसोस्पैज्म मैंने समझाया, अब स्टेज 2 है एंडोथेलियल एक्टिवेशन विच कॉजेज अगेन वैसोस्पैज्म। अब एंडोथेलियल एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि एक तो हो गया कि ब्लड वेसल में मसल परसिस्ट कर रही है तो वैसोस्पैज्म है, और एक होता है कि एंडोथेलियम में थोड़े से फैक्टर्स बढ़ जाते हैं जो वैसोस्पैज्म को प्रोमोट करते हैं, जैसे कि इंक्रीज वैसोप्रेसिस, एंजियोटेंसिन 2 बढ़ गया, थ्रोम्बोक्सिन A2 बढ़ गया, एंडोथेलिन 1 बढ़ गया। ये सब वैसोस्पैज्म करने वाले एजेंट्स हैं। और वैसोडायलेटर्स अगर कम हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जिसको हम प्रोस्टासाइक्लिन भी बोलते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड अगर ये कम हो जाए, तो इंक्रीज इन वैसोप्रेसिस एंड रिडक्शन इन वैसोडायलेटर्स दैट विल कॉज मोर वैसोस्पैज्म। तो ये हो जाता है हमारा एंडोथेलियल एक्टिवेशन जो मेटर्नल सिंड्रोम कहलाता है। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि अगर देयर इज इंक्रीज इन वैसोप्रेसिस एंड रिडक्शन इन वैसोडायलेटर्स, तो प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 का रेशियो आप खुद बता सकते हैं कि प्रोस्टासाइक्लिन अगर घट जाता है और थ्रोम्बोक्सिन अगर बढ़ जाता है तो PgI2 और थ्रोम्बोक्सिन A2 ये वाले रेशियो को क्या होगा? ये वाला रेशियो घट जाएगा। सो रिडक्शन ऑफ द रेशियो ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2, ये आपका INI-CT का क्वेश्चन था। अभी तक जो मैंने पढ़ा है इसमें 3 क्वेश्चन INI-CT के हो चुके हैं। दे लाइक दिस टॉपिक अ लॉट। इसको प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आपको लगता है कि रैपिड रिवीजन में मैं इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूं, प्लीज रिवाइज कीजिए, रिवाइंड करके फिर से रिवाइज कीजिए, मैं बार बार बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया उसमें और एंडोथेलियल एक्टिवेशन का एक और पार्ट है कि जब ब्लड वेसल बनते हैं, हम कहते हैं कि भाई जब प्लास्मा बन रहा है और उसके आसपास परफ्यूजन होना है तो एंजियोजेनेसिस होना चाहिए। अच्छे ब्लड वेसल अच्छे डायमीटर के बनने चाहिए ताकि प्लास्मा में परफ्यूजन अच्छी तरीके से हो। तो ये एक ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल में काफी सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इनके साथ क्या बाइंड करता है? ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बाइंड करता है, और वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये सारे एंजियोजेनेटिक फैक्टर्स हैं और ये अच्छे होते हैं प्लास्मा में। तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एंड वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, इन फैक्टर से बाइंड करके इस ब्लड वेसल की ग्रोथ में मदद करते हैं। अब ये नॉर्मल एक बदलाव है, ये हर प्रेगनेंसी में होता है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब हम देखते हैं कि प्री एक्लैम्सिया में क्या होता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है यहाँ पे बाइंड करना चाहता है, और वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे बाइंड करना चाहता है, पर उनको इनहिबिट करने के लिए सॉल्युबल एंडोग्लिन आ जाता है, और वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को इनहिबिट करने के लिए सॉल्युबल FMS लाइक टायरोसिन काइनेज 1, SFLT1, सॉल्युबल FMS लाइक टायरोसिन काइनेज 1। तो ये बहुत एक लंबा नाम लग रहा है और आपको पसंद नहीं आ रहा है, मैं जानता हूं। और ये दोनों टेस्ट आजकल कमर्शियली अवेलेबल हैं प्रिडिक्ट करने के लिए कि पेशेंट को प्री एक्लैम्सिया हो सकता है कि नहीं। तो इसको प्लीज निगलेक्ट मत कीजिए। सॉल्युबल एंडोग्लिन और सॉल्युबल FMS लाइक टायरोसिन काइनेज 1, ये दोनों आके जो एंजियोजेनेटिक फैक्टर्स हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं, एंजियोजेनेसिस प्रिवेंट कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर को एंडोग्लिन बाइंड करता है और वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को सॉल्युबल FLT1 इनहिबिट करता है। तो देयर इज एंडोथेलियल डिसफंक्शन एंड इंपेयर्ड रिलैक्सेशन
अल्टीमेटली फिर से वैसोस्पैज्म का इटियोलॉजी मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए, तो ये जो हाइपरटेंशन होता है, याद रखिए ये जो हाइपरटेंशन है ये केवल यूट्रस में ही थोड़ा है, यूट्रस के ब्लड वेसल में थोड़ा हाइपरटेंशन है। आपने मुझे बताया कि भाई प्लास्टिना का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो ठीक से नहीं बन रहा है, जो विलस स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं बना क्योंकि जो मदर की तरफ से स्पाइरल आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है वो अच्छे से नहीं आ रहा है। तो प्लास्टिना का ठीक नहीं बनेगा तो मदर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा ताकि खून का जो प्रवाह है वो बढ़ जाए। अब ये मैं चौथी पांचवी बार बता रहा हूं इस टॉपिक में। इतना तो आप समझते हैं ऑब्वियसली कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो केवल यूट्रस में और प्लास्टर में थोड़ा बढ़ेगा, पूरी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो मदर अपना बीपी बढ़ाती ताकि बच्चे को परफ्यूजन मिले, पर वही हाई बीपी किडनी में जा रहा है तो किडनी में डैमेज होगा और उसमें प्रोटीन शुरू हो जाएगा, और वही हाई बीपी फिर लिवर में जाएगा, एसिनार डैमेज होगा तो उसमें सब कैप्सुला हेमेटोमा होगा जिसकी वजह से एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। पैपिलिडेमा होगा आई में जिसमें पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, ब्रेन में इंजरी होगी जिसकी वजह से ग्लूटामेट रिलीज होता है, एक्लैम्सिया होता है। तो ये सारा जो हाइपरटेंशन है वो किस वजह से अगर आप समझेंगे फिर आपको समझ आता है कि हाइपरटेंशन से पूरी बॉडी में इंजरी हो सकती है, तभी पेशेंट बहुत बीमार भी हो सकती है। तो चलिए पैथोलॉजी क्या क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। तो पैथोलॉजी होती है आप हीमोलाइसिस देख सकते हैं। हीमोलाइसिस की वजह से ये जो शिस्टोसाइट्स ब्रोकन आरबीसीज आपको दिखते हैं और उसकी वजह से देयर इज एनीमिया एंड देयर इज इंक्रीज इन एलडीएच, रिड्यूस इन हेप्टोग्लोबिन, क्योंकि वो जो आरबीसी जो फटते हैं उनका जो फ्री हीमोग्लोबिन होता है उसको बाइंड करने के लिए हेप्टोग्लोबिन यूटिलाइज हो जाता है। तो देयर इज रिडक्शन ऑफ हेप्टोग्लोबिन एंड शिस्टोसाइट्स, ये जो ब्रोकन आरबीसीज हैं ये दिखते हैं। हीमोलाइसिस इज बिकॉज ऑफ माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइसिस, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइसिस होता है। सब कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में आता रहता है। और देखते हैं कि लिवर में क्या होता है। ट्रांसएमिनाइटिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स बिकॉज ऑफ एसिनार डैमेज, एंड देयर इज पेरिपोर्टल हेमरेज जिसकी वजह से सब कैप्सुलर हेमेटोमा होता है जो स्ट्रेचिंग पेन करता है, जो स्ट्रेच करता है लिवर कैप्सूल को, उसकी वजह से होता है एपिगैस्ट्रिक पेन। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि प्री एक्लैम्प्टिक सिंड्रोम में जो इमिनेंट एक्लैम्स है मैंने आपको बताया था होता है, कई बार आपको पता चलता है कि पेशेंट को अब एक्लैम्स होने वाला है। तो ये कारण है कि लिवर में भी इंजरी है, एसिना डैमेज की वजह से एडीमा है, स्ट्रेचिंग ऑफ द ग्लिसन्स कैप्सूल कॉजेस एपिगैस्ट्रिक पेन। ये मत बोले कि उसे गैस की वजह से एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ द लिवर कैप्सूल एंड समटाइम्स अ सब कैप्सुला हेमेटोमा। ये सब कैप्सुला हेमेटोमा कई बार लिवर रप्चर भी कर सकता है, पेशेंट बहुत सीरियस हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। और रिमेंबर जो लिवर का जो फंक्शन है वो एसेंशियली नॉर्मल होता है, लिवर फंक्शन खराब नहीं होता, उसका जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं बढ़ जाते हैं पर लिवर अपना काम करता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है फ्रॉम एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें लिवर डिसफंक्शन भी होता है, इसमें लिवर इंजरी है पर लिवर फंक्शन नॉर्मल चलता रहता है। चलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, उसमें होता है कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल पेटिशिए, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, हेडेक्स, स्कोटोमा हो सकता है प्रेजेंटेशन बिकॉज ऑफ द कॉर्टिकल इन्फार्क्ट्स, और ब्लाइंडनेस हो सकती है। एंड न्यूरो एक्साइटरी ट्रांसमीटर, न्यूरो एक्साइटरी ट्रांसमीटर होता है ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड न्यूरो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, जिसके वजह से पेशेंट को कन्वल्शन होता है। ठीक है, किडनी में देयर इज रिडक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड रिडक्शन ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो, इसकी वजह से ये जो पेशेंट की जो किडनी की इंजरी होती है वो प्रेजेंट करती है। आप जानते हैं रीनल डैमेज होता है, प्रोटीनूरिया होता है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द रीनल एफरेंट आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस, जो किडनी को जो ब्लड सप्लाई जा रहा है उस आर्टरी में अगर आर्टीरियोल्स में अगर रेजिस्टेंस हो जाएगा तो रीनल डैमेज होगा। और इस रीनल डैमेज की वजह से जो पैथोलॉजी होती है वो होती है ग्लोमेरुलर एंडोथेलियोसिस। इसको याद कर लीजिएगा, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पैथोलॉजी इन द किडनी व्हेन देयर इज हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, तो वो होता है ग्लोमेरुलर एंडोथेलियोसिस। तो ये परफ्यूजन क्यों ठीक नहीं होता है उसको थोड़ा डिटेल में समझाता है कि ये देखिए, अगर आप नॉर्मल ग्लोमेरुलर्स को देखेंगे, यहाँ पे जो आप एंडोथीलियम को देख रहे हैं, एंडोथीलियम जो ब्लड सप्लाई देता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उसका एंडोथीलियम देखेंगे तो उसमें ये छोटे छोटे से छेद होते हैं, फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, जिसकी वजह से किडनी में परफ्यूजन होता है। और ये जब
किडनी में हाइपरटेंशन की वजह से हाई फ्लो आ रहा है और किडनी डैमेज होता है तो एंडोथेलियम में स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर आप मेरे हाथ को एंडोथेलियम के जैसे समझेंगे तो ये जो मेरे हाथ के बीच में ये जो गैप्स हैं तो इसके थ्रू परफ्यूजन होता है। पर अगर ये एंडोथेलियम सूज जाता है, अगर ये एंडोथेलियम सूज जाएगा तो देखिए सूजन की वजह से ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो ये जब एंडोथेलियम फूल जाता है, सूज जाता है, उसकी वजह से ये जो फेनेस्ट्रेशंस हैं देखिए बंद हो गए। ये जो खुले हुए थे यहाँ पे, अब ये फेनेस्ट्रेशन देखिए सारे बंद हो गए। तो इसमें फिर परफ्यूजन किडनी में नहीं होगा, किडनी डैमेज होगा, प्रोटीनूरिया होगा और इसकी वजह से पेशेंट रीनल फेलियर में भी जा सकता है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियोसिस ये पैथोलॉजी है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो ग्लोमेरुलर एंडोथेलियोसिस है इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज क्रिएटिनिन एंड इंक्रीज यूरिक एसिड एंड देयर इज रिड्यूस सीरम कैल्शियम एंड प्रोटीनूरिया हो सकता है विच इज मोर देन 300 मिलीग्राम्स इन 24 आवर्स। अब देखिए जो यूरिन प्रोटीन क्रिएटिन रेशियो है नॉर्मली होता है 0.2 या उससे कम। अगर ये बढ़ जाता है तो ये भी एक बहुत साधारण सा एक टेस्ट हो गया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि किडनी डैमेज है। इसके बारे में मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि वो जो 24 घंटे का यूरिन हम कलेक्ट करके करते हैं उससे आसान ये टेस्ट है जिसमें हम यूरिन प्रोटीन एंड क्रिएटिन रेशियो करके देख सकते हैं कि किडनी डैमेज है कि नहीं। और आगे देखते हैं कि मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे समझाया है कि पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी है तो उसका मेन इटियोलॉजी क्या है और उसकी वजह से क्या पैथोलॉजी होती है। तो जो मेन हमारे अंडरस्टैंडिंग है पीआईएच की वो मैंने आपको समझा दी है और मैनेजमेंट तो बहुत सिंपल है, जो ड्रग्स की बात करेंगे। पर हाँ, एक वो लिस्ट होती है कि भाई और भी तो काफ़ी सारी चीज़ें हम सुनते हैं पीआईएच में इटियोलॉजी में आती हैं, वो एक पूरी सी लिस्ट है, मैं वो भी बता देता हूँ जिसमें पीआईएच ज़्यादा देखा जाता है। जैसे कि प्राइमरी ग्रेडा में ज़्यादा है, मल्टी ग्रेडा में ज़्यादा है, ट्विंस मोला प्रेगनेंसी में पीआईएच ज़्यादा होता है, एनीमिया मैलन्यूट्रिशन में एसोसिएटेड होता है पीआईएच और एसोसिएटेड होता है जेनेटिक डिजीजेस की वजह से जैसे कि thrombophilia, dysfunction of the methyl tetrahydrofolate reductase gene and factor 5 Leadin deficiency और antiphospholipid antibody syndrome और एसोसिएशन होता है विद प्री एग्जिस्टिंग एंडोथेलियल डैमेज लाइक रीनल डिजीज, डायबिटीज मेलाइटिस, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। एक चीज देखी गई है कि एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से जो प्रेगनेंसी होती है उसमें भी हाइपरटेंशन ज़्यादा देखा जाता है। तो ये एक वो चार्ट है मैंने आपको दे दिया कि आपको पता रहे कि भाई प्राइमरी ग्रेविडास और ग्रैंड मल्टी ग्रेविडास मतलब जो 5 प्रेगनेंसी ज़्यादा किसी की हो जाएं, मोर देन इक्वल टू 5 प्रेगनेंसीज, उनको ग्रैंड मल्टी ग्रेविडास बोला जाता है। तो वैसी प्रेगनेंसीज में भी हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। तो ये एक वो लिस्ट है जो हर किताब में दी होती है, मैंने बाद में दी, मेन इटियोलॉजीज में आपको समझा चुका हूँ। चलिए, ट्रीटमेंट में आपको पता है कि अगर पेशेंट ओपीडी में है, अगर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन ओपीडी अगर है तो टैबलेट ऑफ लेबेटालॉल, ये सारी टैबलेट्स हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। आपको पता है कि लेबेटालॉल इज अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर एंड ये हम लोग सबसे पहले आजकल यही ड्रग दिया जाता है। पहले मिथाइल डोपा ड्रग ऑफ चॉइस होता था, आजकल लेबेटालॉल है और ये हम देते हैं 100 to 200 milligrams 3 times a day and up to how much we can give, up to 2400 milligrams in 24 hours हम लोग दे सकते हैं टैबलेट लेबेटालॉल। देखिए आईवी लेबेटालॉल मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, एक्लैम्सी की जब बात करेंगे वहां पे टोटल डोज अलग होती है। टैबलेट लेबेटालॉल अप टू 2400 मिलीग्राम्स पर डे। देखिए और फार्माकोलॉजिकल डिटेल्स हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि मिथाइल डोपा ड्रग ऑफ चॉइस इससे पहले होता था, ये हम देते हैं, ये एक प्रो ड्रग है, ये प्रो ड्रग है, ये बॉडी में जाके अल्फा मिथाइल नॉर एपिनेफ्रिन बनाता है और ये हम देते हैं 250 से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन QID। और इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें थोड़ा ड्राउजीनेस और डिप्रेशन का साइड इफेक्ट होता है और फॉल्स पॉजिटिव ICT भी पॉजिटिव आ जाता है कई बार, तो उसकी वजह से हम सोचते हैं कि पेशेंट को हीमोलाइसिस हो रहा है। और निफेडिपिन इज़ अ वेरी गुड ड्रग, ये हम लोग टैबलेट निफेडिपिन कैप्सूल आते थे पहले जो सबलिंगुअल देते थे, आजकल सबलिंगुअल निफेडिपिन बैन हो चुका है क्योंकि सडन हाइपोटेंशन हो जाता है। बट ये भी 5 to 10 मिलीग्राम्स 2 times to 3 times a day हम लोग देते हैं, अप टू 80 मिलीग्राम्स इन 24 आवर्स हम लोग दे सकते हैं निफेडिपिन। प्राजोसिन एक अल्फा ब्लॉकर है, 2.5 to 5 मिलीग्राम्स पर डे हम दे सकते हैं अगर इन रेगुलर ड्रग से कंट्रोल ना हो। हाइड्रोलाजीन इज अ आर्टीरियोलर डायलेटर, ये हाइड्रोलाजीन 25 मिलीग्राम्स टू 50 मिलीग्राम्स एक बहुत कोई 15-20 साल पहले फेवरेट टैबलेट हाइड्रोलाजीन होती थी और ये ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा कंट्रोल करती है और ये आर्टीरियोलर डायलेटर है, तो इसकी वजह से हार्ट के ऊपर आफ्टर लोड कम हो जाता है।
तो ये भी एक बहुत अच्छा ड्रग है जो ड्रग ऑफ चॉइस तो नहीं है अब, पर ये ऐसा ड्रग है जो हाइपरटेंशन अगर लेबेटोलॉल अलोन अगर दे रहे हैं और उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हाइड्रोलिसिन हम लोग ऐड कर सकते हैं। और कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स की लिस्ट यहाँ पे मैंने आपको बताई है। प्लीज याद रखिए कि हमेशा ये एसी इनहिबिटर्स आपसे जरूर बोलते हैं, क्योंकि एसी इनहिबिटर्स क्या करता है, ये करता है हाइपोकैलवेरिया, रीनल एजेनेसिस और करता है आईयूजीआर। तो रीनल एजेनेसिस की वजह से ओलिगो एमनियोस भी हो जाता है पेशेंट के, मतलब यूट्रस में जो लाइकर होता है वो कम होता है और उसकी वजह से आईयूजीआर बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। तो एसी इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ये आपको मतलब इतनी बार आईएनआईसीटी और नीट में ये क्वेश्चन आता है कि मुझे लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। कहने का मतलब यह है कि इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में एसी इनहिबिटर्स नहीं देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स और फ्रूजामाइड भी नहीं दिए जाते हैं क्योंकि दोनों आईयूजीआर करते हैं। और फ्रूजामाइड तो आप लोग समझ जाएंगे क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि फ्रूजामाइड तो यूरिन का आउटपुट बढ़ाएगा ना, तो बीपी तो कम आप कह रहे हो ही जाएगा, पर फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है, ये एनॉमलीज तो नहीं करता है। बीटा ब्लॉकर्स आईयूजीआर करते हैं, नहीं देना है, बट फ्रूजामाइड तो यूरिन निकालेगा और ऐसा कौन सा प्रॉब्लम कर देगा कि आप फ्रूजामाइड नहीं देंगे। अगर यूरिन ज़्यादा निकलेगा तो सर्कुलेटरी वॉल्यूम औरत का कम हो जाएगा और सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो जाएगा। वैसे ही प्लास्मा में वैसोस्पैज्म की बीमारी है, तो वैसोस्पैज्म है तो परफ्यूजन ज़्यादा है कि कम है, परफ्यूजन कम है, और आपने यूरिन में फ्रूजामाइड देके यूरिन आउटपुट और बढ़ा दिया तो बॉडी में और वॉल्यूम कम हो जाएगी, परफ्यूजन और बुरा हो जाएगा बच्चे को, इसी वजह से आईयूजीआर हो जाता है। तो याद रखिए हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी एक टोटल अलग डिसऑर्डर है। आपको और मुझे हाइपरटेंशन हो तो हमें वॉल्यूम ओवरलोड की प्रॉब्लम होती है, पर जब मदर एक प्रेग्नेंट औरत है जिसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, उसमें वॉल्यूम ओवरलोड नहीं है, उसमें वैसोस्पैज्म पैथोलॉजी होती है जिसकी वजह से मदर अपना बीपी बढ़ाती है। तो वैसोस्पैज्म मतलब देयर इज लेस वॉल्यूम एज इट इज इन द प्लासेंटा, और आप फ्रूजामाइड दे दोगे तो और भी कम हो जाएगी वॉल्यूम। तो फ्रूजामाइड इसलिए प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में नहीं दिया जाता है। चलिए, अब ट्रीटमेंट ऑफ एक्लैम्सिया क्या है। हमने हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट देख लिया, एक्लैम्सिया मतलब अगर उसके मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं बीपी के साथ, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस आपको पता है मैग्नीशियम सल्फेट है, और प्रिचार्ड रेजिम सिर्फ पढ़नी है आपको, बाकी 5-6 रेजिम्स और बहुत पुरानी वाली है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रिचार्ड रेजिम दी जाती है आईवी और आईएम। 14 ग्राम, देखिए ग्राम में डोज है मैग्नीशियम सल्फेट की, मिलीग्राम्स में नहीं है। 14 ग्राम हम लोग देते हैं लोडिंग डोज, उसमें 4 ग्राम दी जाती है आईवी और 10 ग्राम दी जाती है आईएम। और यहाँ पे इंटर्न्स थोड़ा सा रिलेट करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप गायनी में इंटर्नशिप पोस्टिंग में आते हैं, एक्लैम्सिया वार्ड में मोस्टली इंटर्न्स को डाला जाता है और वहाँ पे लगातार आपको मैग्नीशियम सल्फेट के इंजेक्शन देने होते हैं। और आप सबको पता है कि आईवी देके तो कन्वल्शन तो आप कंट्रोल कर लेते हो, फिर पेशेंट की डिलीवरी होती है, सीजरियन जो भी होता है, उसके बाद भी 24 घंटे देना पड़ता है। तो ये बहुत एक वॉल्यूम का इंजेक्शन होता है। जो आईएम डोज चल रही है, आपको पता है कि जो पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं 2 ml में 1 ग्राम होता है, तो अगर आपको 10 ग्राम देना है तो आपको 20 ml की डोज देनी होती है इंट्रामस्कुलर। तो दोनों बटक्स में स्प्लिट की जाती है डोज। हम 10 ml एक बटक में देते हैं, 10 ml एक बटक में देते हैं, तो 10 ml से 5 ग्राम होती है डोज। तो आपको पता है कि बहुत बड़ा इंजेक्शन और बहुत पेनफुल इंजेक्शन होता है। और मैं जानता हूं कि आप लोग ने यह भी सीखा है कि जब वो 10 ml का इंजेक्शन आप दे रहे हैं तो बटक में कितनी पेन होने वाली है। तो 10 ml में आप लोग 1 ml ज़ैलोकेन मिला के डालते हैं, ताकि पेशेंट को स्ट्रेचिंग वजह से जो पेन है उसमें आराम मिलेगा और ड्रग धीरे धीरे बॉडी में अब्जॉर्ब होगा। तो यस, ये मैग्नीशियम सल्फेट है 14 ग्राम्स लोडिंग डोज, और उसके लेवल हम कितने चाहते हैं, हम चाहते हैं 4 to 7 मिली इक्वलेंट्स पर लीटर। ये लेवल है जिसको हम थेराप्यूटिक लेवल कहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट दे देंगे, उसके बाद उसकी हम पेशेंट की डिलीवरी कर देंगे, डिलीवर द फीटस। फीटस डिलीवरी इज द मोस्ट डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ एक्लैम्सिया। ये एमसीक्यू बहुत बार आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ एक्लैम्सिया। ड्रग ऑफ चॉइस इज टू कंट्रोल द कन्वल्शन, बट मैनेजमेंट ऑफ एक्लैम्सिया सबसे बढ़िया होता है कि एक्लैम्सिया अब हो गया, अब तो पेशेंट मरने वाली है, बच्चे को तुरंत निकालिए, जितनी जल्दी हो सकता है निकालिए। तो आप सिजेरियन करो, नॉर्मल डिलीवरी करो, उस डिलीवरी के बाद पेशेंट का बीपी तुरंत कम होने लगता है। कोई अगर एक्लैम्प्टिक पेशेंट है तो 90% औरतों का जो एक्लैम्प्टिक्स हैं
90% औरतों का बीपी एक हफ्ते में एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाता है। BP reduces normal in 90% of eclamptic patients in 1 week. So best definitive management of eclampsia is the delivery, termination of pregnancy. अब कंटिन्यू मैक्सेल फॉर 24 आवर्स। मान लीजिए शाम को 6 बजे डिलीवरी हुई, पेशेंट कन्वर्शन करके आया था, आपने उसका किसी वजह से सिजेरियन कर दिया 6 बजे। अब 6 बजे के बाद 24 घंटे मतलब कल शाम को 6 बजे तक आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना है हर 4 घंटे में। और आपको कितना देना है? आपको देना है 5 ग्राम्स 4 hourly intramuscular for 24 hours after delivery. 24 hours after the delivery आपको मैग्नीशियम सल्फेट कंटिन्यू करना है। तो कल शाम को 6 बजे तक आप मैक्सेल तो देंगे। अगर कल शाम को आप आखिरी इंजेक्शन देने जाते हैं और उसको फिर से कन्वर्शन हो जाता है तो परसों शाम को 6 बजे तक भी आपको देना पड़ेगा। 24 घंटे डिलीवरी के बाद हो जाए या लास्ट कन्वर्शन के बाद 24 घंटे हो जाए, वो हमें देना जरूरी है मैक्सेल। तो मैक्सेल जब हम देते हैं तो याद रखिए हर 4 घंटे में 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर देना है। और ये मैक्सेल जब देते हैं तो मॉनिटरिंग ऑफ मैक्सेल आपका बहुत फेवरेट एमसीक्यू है कि कैसे मॉनिटर किया जाता है। रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 14 पर मिनट होना चाहिए और नी जर्क्स प्रेजेंट होने चाहिए। क्यों? मैग्नीशियम सल्फेट इज अ सेरिब्रल सप्रेसेंट। तो ये ब्रेन को इतना सप्रेस कर देगा, कन्वर्शन तो बंद हो ही जाता है पर इतना सप्रेस कर देगा कि रेस्पिरेटरी ड्राइव भी कम हो सकती है। और अगर रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो गई तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। और नीजर्क्स मतलब ब्रेन अगर सप्रेस हो जाए तो नीजर्क्स भी सप्रेस होते हैं। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट कम है और नीजर्क्स अगर सप्रेस्ड हैं तो अगली डोज मिस की जाती है। हम 4 घंटे में 5 ग्राम देने वाले हैं तो अगली डोज हम लोग नहीं देते हैं ताकि इसको टॉक्सिसिटी का जो रेस्पिरेटरी रेट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है वो कम हो जाए। और आउटपुट होना चाहिए मोर देन 100 ml इन लास्ट 4 आवर्स। 4 घंटे में आपको मैक्सेल देना है तो 4 घंटे में यूरिन आउटपुट कम से कम 100 ml होना चाहिए, क्योंकि इतना अनिवार्य होता है मैग्नीशियम सल्फेट को क्लियर करने के लिए। मैग्नीशियम सल्फेट हैज़ अ रीनल एक्सक्रीशन। तो अगर यूरिन 100 ml कम से कम आ रहा है उससे हमें पता चलता है कि मैग्नीशियम सल्फेट वॉश आउट हो रहा है, क्लियर आउट हो रहा है, तो हम अगली डोज दे सकते हैं। अगर इससे कम है तो भी अगली डोज नहीं दी जाती, अगली डोज मिस की जाती है, फिर हम 4 घंटे के बाद डोज देते हैं। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट देना जरूरी है। उसको मॉनिटर कैसे करते हैं ये आपका एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द फीचर्स विच यू शुड रिमेंबर। अब मैग्नीशियम सल्फेट का अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो फर्स्ट साइन इज नी जर्क सप्रेशन। तो 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट्स इज नॉर्मल। अगर 8 to 10 लेवल हो जाए, 8 to 10 मिली इक्विवेलेंट्स हो जाए तो नी जर्क सप्रेस हो जाता है। 15 से ज़्यादा मिली इक्विवेलेंट्स हो जाए तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है। 25 से ज़्यादा हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का फर्स्ट साइन होता है नी जर्क सप्रेशन, एमसीक्यू। एंड ट्रीटमेंट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम बोल दीजिए इन 10 ml given intravenous over 10 minutes। तो ये तरीका है कैल्शियम ग्लूकोनेट देने का और ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं IV लेबेटोलॉल और उसको हर 20 मिनट में हम लोग डबल कर सकते हैं। और अगर कहने का मतलब है कि 20 मिलीग्राम IV दिया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो हम 20 रिपीट कर सकते हैं, फिर 40 रिपीट कर सकते हैं, 80 भी दे सकते हैं। हम दे सकते हैं अप टू 220 मिलीग्राम्स टू कंट्रोल द, वी कैन गिव अप टू 220 मिलीग्राम्स इन 24 आवर्स। ये IV डोज। तो हम 80 मिलीग्राम्स तक भी IV बोलस दे देते हैं कई बार ताकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर घट जाए। तो पूरे दिन में लेबेटोलॉल हम कितनी मैक्सिमम दे सकते हैं? 220 मिलीग्राम इंजेक्शन अगर पूछें तो। और टैबलेट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर OPD में किसी का BP का मैनेजमेंट टैबलेट से चल रहा है वो 24 घंटे में कितना दे सकते हैं? 2400 मिलीग्राम मैक्सिमम। कई लोग 3600 मिलीग्राम भी दे देते हैं, पर 2400 मिलीग्राम आपकी MCQ के आंसर के लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि प्रिवेंशन
ऑफ हाइपरटेंशन कैसे कर सकते हैं हम लोग प्रेगनेंसी में। तो लो डोज एस्प्रिन 75 मिलीग्राम टू 150 मिलीग्राम वंस अ डे यू कैन गिव, दैट इज नोन टू कीप ब्लड प्रेशर फ्रॉम इंक्रीजिंग। बट ये सारी चीज़ें देखिए बियॉन्ड डाउट नहीं है, देखा गया कि लो डोज एस्प्रिन हेल्प करता है, पर कई सारे ट्रायल्स हैं जिन्होंने दिखाया कि इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कई ट्रायल्स ने दिखाया कि आप ट्राई तो कर सकते हैं। और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं। आपने देखा था कि कैल्शियम की कमी होती है हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में, तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज नोन टू गिव a good basal tone to the blood vessels and reduce the excitability of the blood vessels। और हम दे सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो देखे जाते हैं फिश ऑयल में, तो फिश ऑयल कैप्सूल्स भी दिए जाते हैं कई पेशेंट्स को हाइपरटेंशन प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ एक्लैम्सिया के बारे में और प्रिवेंशन ऑफ कन्वल्शंस के बारे में पढ़ा, बट ये एक बहुत डिटेल चैप्टर है। मैंने थोड़ा इटियोलॉजी में ज़्यादा स्ट्रेस किया क्योंकि इटियोलॉजी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस पार्ट को आप लोग एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, आइए अब डायबिटीज़ भी देख लेते हैं इन कंटिन्यूटी विद द मेडिकल डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी चैप्टर। तो मेडिकल डिसऑर्डर्स जो डायबिटीज़ है इसके बारे में पहले ही आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ हाइपरटेंशन के साथ, कि डायबिटीज़ भी एक सिचुएशन है जो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में प्रेजेंट कर सकती है, या प्रेगनेंसी में पहली बार डायबिटीज़ बढ़ सकती है 24 हफ्ते के बाद, जिसको हम लोग जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। तो लेट्स क्लासीफाई डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। तो ये क्लासिफिकेशन दी है प्रिसिला वाइट ने। ये नीट का क्वेश्चन था कि हु इज क्रेडिटेड टू गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। प्रिसिला वाइट एक फेमस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। और देखते हैं कि जेस्टेशन डायबिटीज़ क्या है। ब्लड शुगर्स जो 24 हफ्ते के बाद हाई हो जाएं उसे जेस्टेशन डायबिटीज़ बोला जाता है। पहली बार अगर प्रेगनेंसी में हाई हुए हैं तो जेस्टेशन डायबिटीज़ है। A1 होती है अगर डाइट कंट्रोल्ड है, A2 है अगर इंसुलिन चाहिए कंट्रोल करने के लिए। और अगर शुगर हाई है पहले से ही, प्रेगनेंसी होने से पहले उसको शुगर हाई थी, प्रेगनेंसी में जब डायग्नोसिस हुआ तब भी उसको हाई शुगर थी, वो कोई दवाई पे है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको बोला जाता है प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ या ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो ये टाइप बी होती है अगर 10 साल से कम ड्यूरेशन है, और अगर 10 से 19 साल है तो टाइप सी है, 20 साल से ज़्यादा अगर ड्यूरेशन है तो टाइप डी है, और अगर एसोसिएटेड विथ नेफ्रोपैथी तो टाइप एफ है, और अगर रेटिनोपैथी है तो टाइप आर है, और अगर हार्ट डिजीज है तो टाइप एच है। तो ये क्लासिफिकेशन है। आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि पहली बार डायबिटीज़ है अगर प्रेगनेंसी में आफ्टर 24 वीक्स वो जीडीएम है, और पहले से ही अगर डायबिटीज़ है उसे ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस कहा जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर किसी की जो जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ये सब अभी आप मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस मुझे इतना बता दीजिए कि अभी आपने मुझे बताया कि जीडीएम इज आफ्टर 24 वीक्स पहली बार हाई शुगर्स, और इससे पहले उसको शुगर्स हाई थे ही नहीं। तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर शुगर 24 हफ्ते के बाद बढ़ते हैं पहली बार, इससे पहले इसको डायबिटीज थी नहीं, तो बच्चों के ऑर्गन्स कब बन जाते हैं? जो शिशु है इस गर्भवती महिला के शरीर में, इसके पूरे ऑर्गन्स किस हफ्ते तक, किस महीने तक पूरे बन के रेडी हो जाते हैं? आप सब जानते हैं कि ऑर्गनोजेनेसिस कंप्लीट्स बाय द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 9 to 12 वीक्स ऑर्गनोजेनेसिस इज कंप्लीट। अगर 12 हफ्ते तक बच्चे के सारे अंग बन चुके हैं, उसके बाद तो बस वो अंग बड़े होने हैं, जो भी उसकी बॉडी की कंस्ट्रक्शन हुई वो हो चुकी है 12 हफ्ते तक। और अगर शुगर 24 हफ्ते के बाद ही इंक्रीज होनी है तो 12 हफ्ते पे तो उसके सारे अंग बन चुके हैं। 24 हफ्ते के बाद अगर शुगर हाई होगी तो जीडीएम एनॉमलीज कैसे करेगी? जीडीएम एनॉमलीज कर ही नहीं सकती। और ये एक बेसिक सा कंफ्यूजन है, आप लोग को पता नहीं कैसे रहता है। याद रखिए कि जीडीएम हैपेंस आफ्टर 24 वीक्स एंड ऑर्गनोजेनेसिस कंप्लीट्स एट 12 वीक्स। तो जीडीएम कभी एनॉमलीज नहीं करता है, इसे यहीं पे समझ लीजिए। जीडीएम की इटियोलॉजी क्या है वो सब बाद में पढ़ेंगे, बट देयर इज नो एनॉमलीज इन जीडीएम। और प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज और ओवर डायबिटीज है, इसमें स्क्रीनिंग करने की जरूरत है। क्यों? पेशेंट तो अभी पहली बार आई है और 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, ये तो नहीं कह रही कि इसको डायबिटीज है, पर मैं स्क्रीनिंग जरूर करूंगा पहले हफ्ते में ही जब वो मेरे को दिखाने आई है। अगर वो 7 हफ्ते और 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी लेके आ रही है तो पहली बार जब वो आई है तो मैं स्क्रीनिंग जरूर करूंगा। क्यों करेंगे सर आप? उसकी मदर को डायबिटीज़ नहीं, उसके घर में कोई डायबिटीज़ नहीं, भाई बहन को किसी को डायबिटीज़ नहीं, मैं स्क्रीनिंग करूंगा।
अगर इसको डायबिटीज है और इसको पता नहीं है कि इसको ओवर डायबिटीज है, तो पहले त्रिमाह में अगर शुगर हाई होती है तो उससे बच्चे के ऑर्गन्स जो बन रहे होते हैं उन पे असर पड़ता है। अभी ब्रेंकियल आर्क्स फ्यूज कर रही हैं, गट रोटेट कर रहा है, डायफ्राम फॉर्म कर रहा है, यही सब तो चीजें हैं जो ब्रेन बन रहा है। इन सब में फ्री रेडिकल इंजरी होती है बिकॉज ऑफ हाई शुगर्स और उसकी वजह से एनॉमलीज होती हैं। तो याद रखिए, प्री जेस्टेशन डायबिटीज और ओवर डायबिटीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनॉमलीज। तो यस, is screening required? Yes, it is required. For all pregnancies, yes, it is required. Gestational diabetes does not cause anomalies. Over diabetes cause anomalies. तो याद रखिए, ओवर डायबिटीज का भी स्क्रीनिंग होता है प्रेगनेंसी में और जेस्टेशन डायबिटीज का भी स्क्रीनिंग होता है प्रेगनेंसी में। ये अंतर अभी समझ लीजिए कि हम ये क्लासिफिकेशन क्यों आपको बार बार पढ़ा रहे थे कि जीडीएम होता है 24 हफ्ते के बाद, उसमें कभी एनॉमलीज नहीं होती हैं, और प्री एक्जिस्टिंग डायबिटीज शुरुआती प्रेगनेंसी के साथ होता है तो उसमें एनॉमलीज देखी जाती हैं। तो कोई अगर गर्भवती महिला आपके पास कोई भी आती है, कोई भी गर्भवती महिला, चाहे वो 25 साल की एक जवान स्त्री है जिसको गर्भावस्था में आप देखते हैं पहली बार और 7 हफ्ते में देखते हैं, तो उसका शुगर का स्क्रीनिंग जरूर कीजिए फॉर प्री एक्जिस्टिंग डायबिटीज। तो याद रखिए, हम स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? 2 बार। अगर हम प्री एक्जिस्टिंग डायबिटीज के लिए स्क्रीन कर रहे हैं तो वो हम कब करते हैं? हम करते हैं जो पहली बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन अगर लेस देन 6.5 है तो नॉर्मल है, और सीरम फ्रक्टोसामिन अगर 258 से लेके 288 तक है तो वो भी नॉर्मल है। तो ये जो सीरम फ्रक्टोसामिन है, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स। तो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन किसी का जैसे सिकल सेल एनीमिया, किसी को है थैलेसीमिया है, तो उसमें ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की वैल्यूज अच्छे से नहीं पता चलती हैं, तो सीरम फ्रक्टोसामिन यूज किया जा सकता है। हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को भी देखते हैं और वो अगर 95 से कम है तो वो भी अच्छा एक टेस्ट है, बट बेस्ट टेस्ट माना जाता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ओके, HbA1c जो आप कहते हैं, वो लेस देन 6.5 है तो पेशेंट इज सेफ। इसके पिछले 3 महीने की शुगर्स कंट्रोल में थी। अब जीडीएम क्यों होता है? अब आप इन दोनों में अंतर समझ गए हैं। चलिए अब जीडीएम के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। जीडीएम क्यों होता है? 24 हफ्ते के बाद शुगर्स क्यों हाई होती है? देखिए, प्री एक्जिस्टिंग डायबिटीज क्यों होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ये सब आप लोग मेरे से अच्छा जानते हैं, आप मुझे भी समझा सकते हैं जब कभी मौका मिलेगा। पर याद रखिए कि जीडीएम मेरे को आपको समझाना जरूरी है। जीडीएम होता है 24 हफ्ते के बाद, और 24 हफ्ते के बाद ऐसा क्या होता है कि शुगर्स हाई होती है, तो जो प्लासेंटा होता है वो अपना सेकेंडरी रूप ले लेता है। प्राइमरी प्लास्टिनेशन होता है 6ठे हफ्ते पे, सेकेंडरी प्लास्टिनेशन होता है 20 हफ्ते पे, और सेकेंडरी प्लास्टिनेशन मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा आके उसमें अच्छा परफ्यूजन देते हैं, और अब ये प्लासेंटा जब बड़ा होता है तो ये मेटाबॉलिकली भी बहुत एक्टिव हो जाता है, और ये प्लासेंटा अब बनाने लग जाता है ह्यूमन प्लास्टिन लैक्टोजन। तो ये जो ह्यूमन प्लास्टिन लैक्टोजन होता है वो इंसुलिन का डिस्ट्रक्शन करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, ह्यूमन प्लास्टिन लैक्टोजन जो इंसुलिन डिस्ट्रक्शन करता है। ऑल्सो हाई ग्रोथ हार्मोन और हाई कॉर्टिसोल इंसुलिन डिस्ट्रक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से इंसुलिन कम होता है, और इंक्रीज इन इंसुलिन रेजिस्टेंस आफ्टर 24 वीक्स इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो ये कारण है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इंसुलिन डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को शुगर्स हाई होने लगती हैं 24 हफ्ते के बाद। तो हम 24 हफ्ते के बाद हर स्त्री का जीडीएम के लिए भी स्क्रीन करते हैं। तो कोई स्त्री पहली बार भी प्रेग्नेंट हो और यंग भी हो तो फर्स्ट त्रिमाह में, पहले त्रिमाह में हम उसका स्क्रीनिंग करते हैं प्री एक्जिस्टिंग डायबिटीज के लिए, और 24 हफ्ते के बाद उसका स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग जेस्टेशन डायबिटीज के लिए। अब अगर हम जेस्टेशन डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो उसमें हम करते हैं 1 स्टेप टेस्ट। एक ही स्टेप में स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस दोनों हो जाती हैं, ये मतलब है 1 स्टेप टेस्ट का, और यही वाला टेस्ट आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। 1 स्टेप टेस्ट इज कि पेशेंट इज फास्टिंग और उसका ग्लूकोज देखा जाता है, वो होना चाहिए लेस देन 92, और फिर उसको हम देते हैं 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, और उसके बाद 1 आवर वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 180 एंड 2 आवर वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 153, और इसमें से कोई भी एक वैल्यू, एनी वन abnormal value is equal to diagnosis of
GDM. Any one abnormal value is diagnosis of GDM. देखिए लेस देन 92, लेस देन 180 है, लेस देन 153 है. मैं ये नहीं कह रहा कि लेस देन इक्वल टू. तो अगर किसी का 92 वैल्यू आ रहा है फास्टिंग, तो इट इज सपोज टू बी हाई. लेस देन 92 इज नॉर्मल. तो 92, 180 एंड 153 इज द वन स्टेप GTT का जो टेस्ट है फॉर द पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ GDM इन प्रेगनेंसी. वो 24 हफ्ते के बाद किया जाता है. अब एक और तरीका है जो डिप्सी गाइडलाइंस है, मैं वो आपको डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ. वन स्टेप GTT जो है यही पूछा जाता है. अब ये जो वन स्टेप टेस्ट है इसी के वैल्यूज़ आपके एग्जाम में भी आए हैं. ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की रिकमेंडेशन थी और पिछले 7-8 साल से हर एग्जाम में भी ये पूछा जाता है और हर मेजर हॉस्पिटल में भी यही वैल्यूज़ यूज़ होती हैं. अब देखिए बहुत सारे वेरिएशंस आपको बहुत सारे लोग समझाते हैं, बट मैं नहीं चाहूँगा कि आप ज़्यादा कंफ्यूज हों. ये वाला वन स्टेप टेस्ट का वैल्यू तो प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, यही एग्जाम में आता है. और फास्टिंग और 2 आवर्स की वैल्यू जो वन स्टेप GTT की है जरूर पूछी जाती हैं. अब डिप्सी गाइडलाइंस क्या है? ये डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया है और इसमें देखा जाता है कि भाई हम 3 बार वैल्यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. पेशेंट नॉन फास्टिंग आती है, अपना नाश्ता खा के आई कि नहीं खा के आई हम पूछते नहीं है. वो आती है हमारे पास और हमें पता है कि इसको अगर हम टेस्ट प्लान करेंगे तो शायद कभी ना आए. तो 24 हफ्ते के बाद कोई अगर प्रेग्नेंट औरत हमारे OPD में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती है, उसको वहीं पकड़ के हम लोग बता देते हैं कि भाई हस्बैंड को ये टेस्ट करके जाओगे और उसको 75 ग्राम ग्लूकोज हम लोग देते हैं नॉन फास्टिंग पेशेंट को और 2 घंटे के बाद शुगर देखते हैं. और अगर 2 घंटे के बाद 140 से ज़्यादा है तो GDM है और 200 से ज़्यादा है तो उससे डायबिटीज मेलाइटिस है. तो ये एक डिप्सी गाइडलाइन है, पर ये भी आपसे एग्जाम में आज तक मैंने देखा तो नहीं आते हुए, पर याद रखिए ये वन स्टेप GTT जरूर आता है. चलिए ये हो गया हमारा इटियोलॉजी ऑफ GDM और स्क्रीनिंग फॉर GDM करना जरूरी है. पर याद रखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्री एक्जिस्टिंग डायबिटीज के लिए स्क्रीन करना है और 24 वीक्स के बाद GDM के लिए स्क्रीन करना है. चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी. कोई भी डायबिटीज हो तो प्रॉब्लम्स तो कॉमन होती हैं, बस एक फर्क है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि GDM में एनॉमलीज नहीं होती हैं. बाकी सब जो हाई शुगर्स की वजह से प्रॉब्लम मदर को या बच्चे को होती हैं वो सब कॉमन है. तो प्लीज यहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं करना है, बस एनॉमलीज में डिस्टिंक्शन करना है. और ये पता होना चाहिए कि प्री एक्जिस्टिंग डायबिटीज की वजह से प्रोग्नोसिस इन प्रेगनेंसी इज पुअर. तो प्रॉब्लम्स फॉर डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, मेटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? लार्ज बेबी की वजह से देयर विल बी मोर पोस्टपार्टम हेमरेज एंड देयर विल बी मोर forceps and more vacuum required for the delivery, more cesarean sections and more shoulder dystocia. ये बहुत कॉमन है, आप जानते हैं shoulder dystocia का मैनेजमेंट कई बार पूछा जाता है. और एसोसिएशन ऑफ PIH 25% ऑफ केसेस MCQ. कितना एसोसिएशन है PIH का विद जेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटिस? 25%. पॉलीहाइड्रोमनियोस एंड पॉलीहाइड्रोमनियोस की वजह से प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, कोरियोamnionitis, अबॉर्शंस, प्यूपल सेप्सिस एंड सडन इंट्रायूट्राइन डेथ एट टर्म. सब कुछ ठीक चल रहा था बट बच्चा टर्म पे जाके बिना किसी कारण के, कोई एपरेंट कारण नहीं था, आपको ऐसा कुछ पता नहीं चला, पर बच्चा मर गया. तो ये एक वो कारण है जिसकी वजह से ये डायबिटीज में इतने बारीकी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अंतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायबिटीज में यह है कि आपने बहुत अच्छा मॉनिटरिंग भी किया और आपने देखा कि सब कुछ ठीक होते हुए बच्चा टर्म पे मर गया, इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई. ये विलस एडिमा की वजह से, सडन कीटोसिस की वजह से, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि बच्चे की डेथ हो सकती है, इंट्रायूट्राइन डेथ एट टर्म. तो इसलिए हम कहते हैं कि डायबिटीज़ में जैसे 37-38 वीक्स हों अपना डिलीवरी का डिसीजन ले लीजिए. तो ये हमें मदद करेगा अपना टाइम ऑफ डिलीवरी समझने के लिए. और नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस आपको पता है डायबिटीज़ की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया. पॉलीसाइथीमिया की वजह से जब ज़्यादा RBCs होते हैं तो उसकी वजह से ब्रेकडाउन भी ज़्यादा होगा, तो हाइपरबिलीरुबिनीमिया भी होगा, न्यूबॉर्न कैटरैक्ट भी होगा. बट एनॉमलीज क्या होती हैं? एनॉमलीज विच आर सीन आर नॉट सीन इन GDM, आर ओनली सीन इन ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटिस. इसमें एनॉमलीज होती हैं जो मैं आपको पहले स्क्रीन से पढ़ा रहा हूँ, नॉट इन GDM. मोस्ट कॉमन एनॉमलीज होती हैं कार्डियक ग्रुप की. वो होती है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे ब्रेन में हो सकते हैं, जैसे कि एनेंसेफेली, और फेशियल क्लेफ्ट्स हो सकते हैं, और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स हो सकते हैं. स्वॉलिंग डिफेक्ट जैसे ईसोफेशियल एट्रीशिया, डोर्नल एट्रीशिया हो सकता है.
बट सेक्रल एजेनेसिस भी देखा जा सकता है। सेक्रम अगर ठीक नहीं बनेगा तो जो नीचे वाला पोल है वो छोटा हो जाता है बॉडी का, तो उसे बोलते हैं कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम भी। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये जो एनॉमलीज हैं, मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ एनॉमलीज होती हैं कार्डियक, और कार्डियक में स्पेसिफिक एनॉमली है ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे एनेंसेफली हो गया, स्पाइना बाइफिडा हो गया, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट जैसे गैस्ट्रोसाइटिस, ओम्फैलोसील, ये सब हो सकता है। बट स्पेसिफिक डिफेक्ट क्या होता है? सेक्रल एजेनेसिस। कहने का मतलब है कि जैसे किसी को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है किसी बच्चे को, तो मदर को डायबिटीज हो सकता है, बट मदर को कोई रुबेला की फीवर की वजह से भी हो सकता है, या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, कोई सिंड्रोम और होगा जिसकी वजह से वीएसडी हो सकता है। पर अगर बच्चे को ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है तो मदर को डेफिनेटली डायबिटीज है। अगर बच्चे को सेक्रल एजेनेसिस है तो मदर को डेफिनेटली डायबिटीज है। तो ये स्पेसिफिक डिफेक्ट्स होते हैं। अब इन दोनों स्पेसिफिक डिफेक्ट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन इन दोनों के बीच में कौन सा है? तो मोर कॉमन इज दिस rather than the sacral agenesis. तो ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज इज मोर कॉमन, सेक्रल एजेनेसिस इज ऑल्सो सीन, बट देखिए मैंने अपनी लाइफ में एक केस देखा है सेक्रल एजेनेसिस का, और ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज मैंने 18 देखे हैं अपनी लाइफ में। तो मेरे डेटा से ही आप लोग प्लीज मान जाइए कि ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज इज फार मोर कॉमनर एंड मोर स्पेसिफिक डिफेक्ट। तो मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इन डायबिटीज में देखते हैं कि सबसे पहला होता है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। डाइट देना बहुत जरूरी है। मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम लोग डाइट देते हैं 35 to 40 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे, ये नॉर्मल होता है। पर जब पेशेंट प्रेग्नेंट है डायबिटीज में, उसमें हम देते हैं 24 to 25 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे इफ कंट्रोल्ड डायबिटीज अगर है, और 20 किलो कैलोरीज इफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है इस पेशेंट को। तो 20 to 24 हो जाता है, जो 35 to 40 होता है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना होता है। तो फास्टिंग शुगर्स हम लोग जो मॉनिटरिंग करते हैं उसको कई किताबें 100 बोलती हैं, बट स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज बेटर लेस देन 95। और पोस्ट प्रैंडियल मतलब पोस्ट ब्रेकफास्ट, पोस्ट लंच, पोस्ट डिनर, तीनों हम लोग देखते हैं, दे शुड बी लेस देन 120। और बच्चे का सर्वेलेंस करना बहुत ज़रूरी है, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, एंट्रीपार्टम सर्वेलेंस एंड इंट्रापार्टम सर्वेलेंस। तो ये जो सर्वेलेंस है ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। और स्टेरॉइड्स फॉर लंग मैच्योरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट की अगर डिलीवरी प्रीटर्म हो रही बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, तब तो आप लोग दे ही देते हैं, पर टर्म बेबीज भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि टर्म बेबी भी अगर डायबिटीज़ का प्लान डिलीवरी भी कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से पेशेंट को एक स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि लंग मैच्योरिटी है और स्टेरॉइड फॉर लंग मैच्योरिटी आप दे सकते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायबिटीज़ केयर में कि स्टेरॉइड्स आप प्रोफिलैक्टिकली दे सकते हैं इवन इफ द बेबी इज डिलीवरिंग आफ्टर 34 वीक्स। चलिए, ड्रग्स हम क्या देते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस याद रखिए, अगर मोर देन 120 पोस्ट प्रैंडियल शुगर है, मोर देन 95 फास्टिंग शुगर है, तो हम इंसुलिन शुरू करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इज इंसुलिन। अब अप्रूव्ड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, और ग्लाइबेनक्लमाइड। अब ग्लाइबेनक्लमाइड एक ड्रग है जिसको हम ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हैं। इंडिया में ग्लाइबेनक्लमाइड है और वही ड्रग को अमेरिकन्स ग्लाइब्यूराइड बोलते हैं। तो ये अप्रूव्ड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, इनको दे सकते हैं प्रेगनेंसी में। इनके साइड इफेक्ट जो पहले सोचे जाते थे, अब काफ़ी ये देखा गया है स्टडीज़ में कि दे आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। और फंडस एग्जामिनेशन टू रूल आउट रेटिनोपैथी। देखिए, रेटिनोपैथी सबको नहीं होती है, पर जिनको होती है वो दो टाइप की हो सकती है। एक होती है बैकग्राउंड रेटिनोपैथी जो ज़्यादा कॉमन है, और एक होती है प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। तो प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी आपको पता है जिसमें नियोवैस्कुलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से आँखों में जब नियोवैस्कुलराइजेशन होता है तो ड्यूरिंग लेबर रेटिनल हेमरेजेस, रेटिनल डिटैचमेंट होने का भी चांस हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी है तो उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं देते हैं। बैकग्राउंड रेटिनोपैथी में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी दे सकते हैं।
तो फंडस एग्जामिनेशन भी करना जरूरी है जब आप डायबिटीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब डायबिटीज़ की पेशेंट्स की डिलीवरी कब करते हैं, इसके ऊपर आपका नीट एग्जाम का क्वेश्चन आया था। तो याद रखिए, केवल एक कंडीशन जिसमें हम काफ़ी देर तक जा सकते हैं, टर्म तक भी जा सकते हैं, वो है GDM कंट्रोल ओनली ऑन डाइट। तो अगर जेस्टेशन डायबिटीज़ है, वो पहली बार 24 हफ्ते के बाद दिखी थी और उसमें अगर डाइट से ही मैनेजमेंट हो गया है तो वो एक माइल्ड डिसऑर्डर माना जाता है। वेल कंट्रोल ऑन डाइट तो 39 वीक्स या उसके बाद भी डिलीवरी की जा सकती है। पर अगर GDM कंट्रोल्ड है ऑन ड्रग्स जैसे इंसुलिन, तो 38 टू 39 वीक्स में हम इसकी डिलीवरी कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब फर्क पड़ रहा है, जो मेरी डिस्कशन है अब मैं बता रहा हूँ डायबिटीज, ओवर डायबिटीज है। अब ओवर डायबिटीज मेलाइटिस अगर है और दैट इज कंट्रोल्ड ऑन इंसुलिन, तो अब 37 वीक्स जो मिल गए हैं वो बहुत हैं, क्योंकि सडन आईओडी टर्म इसमें ज़्यादा कॉमन है। तो GDM कंट्रोल्ड ऑन ड्रग्स 38 तक भी जा सकते हैं, बट अगर डायबिटीज कंट्रोल ऑन ड्रग है, ओवर डायबिटीज कंट्रोल ऑन ड्रग है विथ इंसुलिन, तो उसमें हम 37 वीक्स पे आते ही डिलीवरी का प्लान कर लेंगे। और अगर ओवर डायबिटीज है विच इज नॉट कंट्रोल्ड इवन विथ इंसुलिन, तो जैसे तैसे 34 वीक्स पहुंचेंगे और 34 वीक पहुंचते ही हम इसकी डिलीवरी कर देंगे। तो नॉट वेल कंट्रोल ऑन इवन ऑन इंसुलिन, थिंक ऑफ 34 वीक्स एट द टाइम, बिकॉज हमें थ्योरेटिकली एक ये हो जाता है कि लंग मैच्योर है, स्टेरॉइड तो हम देंगे ही, पर 34 वीक्स में हम लोग उसको डिलीवर कर देते हैं। और अगर इंसुलिन पे वेल कंट्रोल है और इसको प्री एक्सिस्टिंग डायबिटीज़, ओवर डायबिटीज़ है, तो फिर हम लोग उसको 37 पे ही डिलीवर कर देते हैं। तो ये सारे टाइम्स आपसे पूछते हैं, और ये जो ओवर डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड बट कंट्रोल्ड ऑन इंसुलिन है, तो उसको हम 37 वीक्स पे डिलीवर करते हैं। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। ऑलराइट, तो ये मेजर डिसऑर्डर्स हैं, मेडिकल डिसऑर्डर्स जो प्रेगनेंसी में हैं। काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो गया, बट आई फील दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं। ऑलराइट, इनको अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।